3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन स्टेशन पर सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को करीब 1 बजे स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में जलन होने लगती है और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनट बाद भुर्वे उनको जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांस चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो मर चुके हैं। दस्तगीर तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में उस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, जहाँ 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस फैक्ट्री से लीक हो रही हैं, इंक्लूडिंग MIC, हाइड्रोजन, साइनाइड, फॉस्जन और भी ढेर सारी गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर बड़ी तेजी से शहर के चारों तरफ फैल रही है। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर आदमी दस्तगीर ही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन अपने स्केड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकालनी होगी। प्लान के मुताबिक ये ट्रेन 20 मिनट और स्टेशन पर रुकनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा हो। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए। इसी बीच देखने को मिला कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही। जब ये हादसा हुआ तो ज्यादातर लोग अपने घर में थे। अचानक से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब हालात बद से बदतर होने लगे, लोग भाग के स्टेशन की ओर जाने लगे। दस्तगीर इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर लोगों को बचाने में लगे हुए थे। जितनी भी उनसे मदद हो सकती थी वो कर रहे थे। वो स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं, जिसके चलते 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक और रेलवे डॉक्टर्स की टीम लोगों की मदद करने में जुट जाती है। इन सब चीजों के बावजूद इस जहरीली गैसेस से बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर क्या हुआ था उस रात भोपाल में, आइए देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में। जहां एक तरफ लोग अपने घर से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों हॉस्पिटल में तकरीबन 1200 बेड की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के 1:15 पर उस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट आता है जो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में जलन हो रहा है, और ठीक उसके 5 मिनट बाद 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। उन सभी में एक ही सिम्टम्स दिख रहा था, आंखों में जलन और रेडनेस। डॉक्टर ने ऐसे सिम्टम्स पहले कभी नहीं देखे थे। वो नहीं जान पा रहे थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे क्या कारण है। कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से उन्हें गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। बाद में कंपनी के मेडिकल ऑफिसर्स LD लोया डॉक्टर्स से बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट की आंखों में बस गीली पट्टी बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी उस कार्बाइड फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। समय था रात के 1:25। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन जब वो तीसरी बार फोन लगाते हैं उन्हें सामने से जवाब आता है कि हमें नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। रात को 2:10 हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 हो चुकी थी। भोपाल जंक्शन में अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे। लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगा कि इनके सीनियर H.S. भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकलने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था कि इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर और उनकी पत्नी भोपाल के पुराने इलाके में रहते थे, जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों की परवाह किए बगैर वो स्टेशन पर डटे रहे। जो भी ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी उसे कहा जाता था कि रुको मत, चलते जाओ। स्टेशन और अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और पैरामेडिक जहाँ पूरी कोशिश कर रही थी लोगों को बचाने में, मगर असल मामलों में वो नहीं जानते थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज्यादातर डॉक्टर्स ने आंखों की जलन ठीक करने के लिए आई ड्रॉप्स दे दी और इन्फ्लेशन के लिए स्टेरॉइड और NBCS दी सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। पेट में जो प्रॉब्लम थी उसके लिए एंटी एसिड दे दी। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी हो सकती थी जब पता चले कि ये गैस है क्या, MIC है या फॉस्जन या कोई और गैस जैसे हाइड्रोजन साइनाइड। अब कंपनी की ओर से ये बोला जा रहा था ये MIC है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंखों में इरिटेशन होगी, उसके लिए गीली पट्टी बांध लो, सब सही हो जाएगा। वैसे MIC की वेपराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस होती है, जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है। वहीं दूसरी तरफ फॉस्जन सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज हो जाता है। और उस समय भोपाल में ठंड का मौसम चल रहा था, तो डॉक्टरों को लगा कि ये गैस फॉस्जन ही है। किसी को कुछ पता नहीं था कि जिस वक्त फैक्ट्री में ये हादसा हुआ उस समय टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बोनाइट मेडिकल डायरेक्टर विपिन अवस्थिया ने भोपाल की ऑथराइजेशन को इन्फॉर्म किया, अगर काइनाइट फॉस्जन सस्पेक्टेड की जा रही है
तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि MIC जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। हाइड्रोजन साइनाइड को काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक इफेक्टिव सॉल्यूशन था, लेकिन विपिन अवस्थिया इस स्टेटमेंट को 10 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई है तो एंटीडोट यूजलेस है, लेकिन उसके बावजूद सोडियम थियोसल्फेट डोजेस पेशेंट को दी गई और उसका रिजल्ट कुछ हद तक पॉजिटिव भी आया, लेकिन उसमें से एक आदमी की डेथ हो जाने पर इस डोज को बंद कर दिया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट को रिजेक्ट कर देते हैं। कई लोगों को लग रहा था कि ये काइनाइड पॉइजनिंग ही है। पहले तो ये कि जब सोडियम थियोसल्फेट का यूज किया जा रहा था तो लोग ठीक हो रहे थे, और दूसरी ओर भोपाल के मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्र ने बॉडी को आउटपीसेस करा तो उनको काइनाइड पॉइजनिंग के सिम्टम्स मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट यूज करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर को इंस्ट्रक्ट देती है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। कंपनी की तरफ से भी, जिसका ये फैक्ट्री थी, उसने भी इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और काइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब ये है, कंपनी एक बहुत बड़े ह्यूज कंपोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट को कम दिखाना चाह रही थी, और सरकारी अथॉरिटीज भी इस कंक्लूजन में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से कई और लोगों की जान गई जिनकी जान बचाई जा सकती थी अगर सही समय पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती। सबसे हैरान कर देने वाली चीज इस भोपाल गैस स्ट्रेटजी की कहानी में है कि इस हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग दी जा चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ना तो कंपनी की ओर से और ना ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज की ओर से कोई एक्शन लिया गया। साल 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक एक्सीडेंट में, इसके बाद मई 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट भेजे थे कार्बाइड कंपनी ने, जिनका काम था इस प्लांट की सेफ्टी को मेजर्स करना। उन्होंने टोटल 60 से ज्यादा हज़ार्ड दर्ज किए थे अपने इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि कैसे इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर्स को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया गया। इस पे कई आर्टिकल्स भी लिखे गए। ये तीनों आर्टिकल्स लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम करने वाले पत्रकार राजकुमार केसवानी ने ही लिखे थे। केसवानी का आखिरी आर्टिकल इस भोपाल के प्लांट पे लिखा गया था 16 जून 1984। उनका कहना था कि भोपाल में कभी भी डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। साल 1975 में भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के MC बच नाम की एक हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और कार्बाइड 25,000 रुपए देती है कॉर्पोरेशन को पार्क बनवाने के लिए। इस बात से केसवानी का मतलब था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की मदद कर रहे थे ताकि वो सक्सेसफुली अपना फैक्ट्री खोले रख सकें।